everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. So in this video we are going to discuss the weekly current affairs from your July 1st to July 7th. So let's begin with the first topic. So the first topic is related to the RBI's financial stability report. So as you all know that this financial stability report is a biannual publication. ठीक है, तो ये साल में 2 बार रिलीज़ करता है RBI एंड इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ क्या है, क्या रिस्क्स हैं, तो वो सब चीज़ें ये रिपोर्ट से हम पता कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द पर्पस, तो इससे क्या इंश्योर होता है कि देयर इज़ ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, पब्लिक में कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है. तो और फर्दर जो पॉलिसी एक्शंस होंगे उनको भी ये गाइड करती है रिपोर्ट. सो इट इज़ रिलीज ट्वाइस, सो इन जून एंड दिसंबर. तो अभी ये जून वाला जो एडिशन है वो आया 2025 का एंड इट कवर्स द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम. एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब कि आपके चाहे बैंक्स हों, चाहे आपके NBFCs हों, कोऑपरेटिव बैंक्स हो, तो उन सब को ये कवर करते हैं एंड इट असेसेस द रिस्क एसोसिएटेड विद दीज बैंक्स. ठीक है, सो व्हाट आर द हाइलाइट्स. सो नंबर 1 दैट इंडिया रिमेन्स अ की ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर. की ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर. ठीक है, तो इंडिया ने अपना ये चाहे ग्लोबल इकोनॉमी टर्बुलेंस से गुजर रही है, डिस्पाइट दैट फैक्ट इंडिया इज़ कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल ग्रोथ. ठीक है, और इसके क्या रीजंस हैं, इसके जो फैक्टर्स जो इसमें ऐड कर रहे हैं, एक तो हमारा जो डोमेस्टिक डिमांड है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. आवर जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं दे आर साउंड. ठीक है, एंड द पॉलिसी मेकिंग इज़ ऑल्सो प्रूडेंट इन नेचर. So GDP growth outlook क्या है for the financial year 2026? So the real GDP figure is 6.5%. ठीक है, 6.5% बोला है इस रिपोर्ट में RBI ने, राइट. एंड व्हाट आर द रिस्क नाउ, ग्रोथ को रिस्क क्या है. सो देर आर बोथ एक्सटर्नली रिस्क एज वेल एज क्लाइमेट लिंक्ड रिस्क. तो एक्सटर्नल स्पिल ओवर जैसे US में अभी टैरिफ्स चल रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ्स चल रहे हैं एंड द ग्लोबल ट्रेड फ्रैगमेंटेशन हुआ. देन रिलेटेड टू दिस जियोपॉलिटिकल रिस्क जो अभी चल रही हैं, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, क्राइसिस हो, तो रशिया यूक्रेन का हो, तो उनकी वजह से भी ग्रोथ कैन गेट अफेक्टेड. तो देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ अनसर्टिनिटी. तो उस वजह से अगर अब हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन हैज़ बीन अंडर कंट्रोल. ठीक है, तो जो हमारा RBI का टारगेट होता है, एज वी ऑल नो द टारगेट ऑफ RBI इज दिस बैंड 4 ± 2%. तो CPI इन द मंथ ऑफ May इट वॉज 2.8%, सो विद इन द रेंज. ठीक है, and it has been this particular figure, this inflation figure, it has been the lowest since February 2019, right. तो अगर हम अब बात करें तो द फाइनेंशियल सिस्टम इज़ रिसाइलेंट इन नेचर. वाई? बिकॉज वी हैव लो NPAs नाउ, low NPAs, strong capital buffers, and the banks and NBFCs, they have shown profit, right. So the financial, there is a element of financial stability in the system. एंड द स्ट्रेस टेस्ट नाउ, अब RBI इसमें इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए इट कंडक्ट सर्टन स्ट्रेस टेस्ट. तो अब जो स्ट्रेस टेस्ट किया RBI ने, उनसे पता चल रहा है कि द बैंक्स, दीज NBFCs, दे हैव मेंटेन्ड एडिक्वेट कैपिटल. ठीक है, अगर एडवर्स सिनेरियोज भी आते हैं कुछ, तो भी बैंक्स और NBFCs के पास एडिक्वेट कैपिटल है. ठीक है, mutual funds as well as the clearing corporations, they are also showing strong resilience, right. And the insurance sector, that is also maintaining a healthy solvency ratio, right. Now if I talk about the SCBs, now these SCBs, the scheduled जो आपके banks हैं, commercial banks, they are in good health. Why so? Because now these NPA figures, they have reduced tremendously. ठीक है, दूसरा अभी जैसे मैंने बताया था, कैपिटल भी है, प्रॉफिट भी हो रहा है. ठीक है, सो दे आर एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड, सो द सेक्टर इज शोइंग गुड स्टेबिलिटी, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द features that this particular report has pointed out. So just you should know from your prelims point of view what is this FSR. ठीक है, उसके क्या फीचर्स रहते हैं, एंड यू कैन यूज दीज फाइंडिंग्स while writing your mains answers, right. So next, let's move to the next topic now. So second topic, so this is a often repeated
टॉपिक नाउ दैट दिस वर्ड्स सेक्युलर, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड सेक्युलर है, ठीक है, उसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है, ठीक है। अभी जो रूलिंग रेजिम है उनके कुछ चीफ मिनिस्टर ने भी कमेंट किया था, देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो हैज़ दिस क्रिटिसाइज द इंक्लूजन ऑफ दीज वर्ड्स, चाहे वो सेक्युलर हो चाहे वो सोशलिस्ट हो, ठीक है। तो जो 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था ड्यूरिंग द इमरजेंसी एरा, तो व्हाई दे आर क्रिटिसाइजिंग, दे से दिस इज अ सैक्रिलेज टू द स्पिरिट ऑफ सनातन, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स यूज बाय द वाइस प्रेसिडेंट, सैक्रिलेज टू द स्पिरिट ऑफ सनातन, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि regarding the preamble. So we all know that in the वेरुबारी केस ऑफ 1961, तो preamble का क्या मतलब है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट इज़ अ की टू ओपन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, कि वो क्या चाहते थे, ठीक है, उनके दिमाग में उस टाइम पर क्या चल रहा था। सो इट इज़ अ की टू दैट एंड इट सर्व्स एज द विजन स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसमें सिर्फ 3 वर्ड्स थे, SDR, ठीक है, ये सबको पता होगा, ओनली 3 वर्ड्स SDR, ठीक है। क्या होते हैं, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। उसके अलावा इट गारंटेड जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी टू ऑल द सिटीजन्स, तो ये हमें पता है। बट 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ कि इट एडिड दीज 3 वर्ड्स। व्हाट आर दीज वर्ड, सोशलिस्ट, ठीक है, सेक्युलर, ठीक है। तो अब क्या हो गया, इंडिया बन गया सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। सो इट ऑल्सो एडिड दिस वर्ड इंटीग्रिटी टू द फ्रेटर्निटी फ्रेज, फिर उससे क्या आ गया, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राइट। तो ये कुछ थे 42nd अमेंडमेंट के थ्रू चेंजेस आए थे, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रोविजंस आए थे, राइट। वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दैट, बट अब इसके पीछे रीजंस क्या थे, क्यों हमने ये ऐड किया था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि उस टाइम पर एक तो इमरजेंसी रूल चल रहा था, ठीक है। तो शी वॉन्ट द प्राइम मिनिस्टर, द इंदिरा गांधी, शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, शी वॉन्टेड टू रीशेप द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाइन विद हर ओन आइडियोलॉजी, हर ओन पॉलिटिकल एजेंडा। तो एक तो ये हो गया कि पॉलिटिकल रीजंस थे। दूसरा, देर वॉज अ टसल गोइंग ऑन बिटवीन द पार्लियामेंट एज वेल एज द जुडिशरी, ठीक है। जैसे आप लैंड रिफॉर्म्स की बात कर लो, राइट टू प्रॉपर्टी की बात कर लो, तो कोर्ट्स क्या कर रहे थे, दे वर अपहेल्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ओवर द कलेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल क्लास को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, तो दिस वाज द सेकंड रीज़न, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी की जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स पहले ही उठाए थे जिससे पता लगता था दैट शी इज़ लीनिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स हुआ, आपका गरीबी हटाओ वाला कैंपेन हुआ, एबोलिशन ऑफ द प्राइवेट पर्सेस हुआ, तो ये सब दिखाता है कि सोशलिस्ट एटीट्यूड है। तो हैंस द वर्ड, उनका जो विजन था, इकोनॉमिक विजन था, उससे अलाइन करता था एडिंग दिस वर्ड, राइट। अब अगर हम सेक्युलर की बात करें, सेक्युलर का क्यों ऐड किया था, बट इसमें क्या है कि ऐसे नहीं कह सकते कि सेकुलर को लेकर वहाँ पर डायरेक्ट कुछ चीज़ें चल रही थी, बट कुछ एनालिस्ट फील करते हैं इट वाज ड्यू टू द पॉलिटिकल राइज ऑफ द ओपोजिशन, द भारतीय जनसंघ, ठीक है। तो वो चाहते थे कि जो इंदिरा गांधी थे, वो उन्होंने ये बोला कि द फाउंडिंग फादर्स, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, दे इंटेंडेड इंडिया टू बी अ सेकुलर एंड सोशलिस्ट कंट्री एंड दिस इज़ वाई दिस अमेंडमेंट हैज़ बीन डन। जो पहले से इम्प्लिसिट था, हमने बस उसको एक्सप्लिसिट किया, ठीक है, वो उनका ये कहना था। एंड लास्टली इंटीग्रिटी, तो नेशनल यूनिटी और जो थ्रेट ऑफ डिवाइसिव फोर्सेस था उस टाइम पे, उसको हटाने के लिए, इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोशल इंडिविजिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए दिस इंटीग्रिटी वर्ड वाज एडेड, राइट। अब अगर हम बात करें तो ये तो हो गया एडिशंस, व्हाट वर द रीजंस, बट
क्या सेकुलरिज्म वर्ड ऐड करने से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर हुआ है, या वो शुरू से ही सेकुलर नेचर का था? तो अगर हम बात करें आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, एक्सेट्रा, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये पहले ही बता रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर इन नेचर है। ठीक है, तो 3 तो आपके ये आर्टिकल्स ही हो गए, आर्टिकल 14, 15 एंड 16। फिर आपके जुडिशियल एंडोर्समेंट हुए, जैसे केशवानंद भारती केस हुआ कि दिस पर्टिकुलर सेकुलरिज्म इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। SR बोमाई केस 1994, सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया कि सेकुलरिज्म इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। मिनर्वा मिल केस हुआ 1980 में, सोशलिज्म इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल। ठीक है, तो जुडिशरी ने बार बार इस चीज़ को रीअफर्म किया है कि इट इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इन रिसेंटली इन नवंबर 2024 द बेंच लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन्होंने उन पेटिशंस को डिसमिस कर दिया जो डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंजिंग द एडिशन ऑफ दीज वर्ड्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया, दिस एडिशंस डिड नॉट रिस्ट्रिक्ट द लेजिस्लेशन और गवर्नेंस, उन्होंने कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं की है, एंड दे डिड नॉट फ्रिंज ऑन एनी फंडामेंटल राइट्स और अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इसके भरोसे हम ये बोल सकते हैं कि दीज वर्ड्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, दीज आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। ठीक है, तो जैसे कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ने कमेंट किया था दैट वी हैव ओनली made explicit which was inherently present in the Indian constitution, तो वो एक करेक्ट स्टेटमेंट बोल सकते हैं, एंड यू कैन यूज दैट एज एन कंक्लूजन इन योर मेंस आंसर्स एज वेल। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, सो ऑब्वियसली यू विल बी सपोर्टिंग द इंक्लूजन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, वाई सो? बिकॉज दे आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ आवर बेसिक स्ट्रक्चर एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अगेन एंड अगेन रीअफर्म्ड दैट। ठीक है, सो यू विल नॉट गेट डाइग्रेस्ड बाय सम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और योर ओन पर्सनल एजेंडा एक्सेट्रा, तो वो चीज़ों पर आपने ध्यान नहीं देना है, राइट। नेक्स्ट, so this was another controversy, so a luxury brand by the name of Prada, ठीक है, तो इटालियन ब्रांड है, तो उन्होंने एक फुटवेयर लॉन्च किया दैट वाज वेरी सिमिलर टू आवर कोल्हापुरी चप्पल्स। तो ये कोल्हापुरी चप्पल्स हैं जो हमारी, तो दीज हैव गॉट द GI टैग। ठीक है, तो अब इंडिया में इस चीज़ को लेकर शार्प क्रिटिसिज्म हुआ कि कल्चरल अप्रोप्रिएशन को लेकर, और जो हमारा GI टैग हम देते हैं अपने एंटिटीज़ को, उसकी इफेक्टिवनेस को लेकर। ठीक है, हमारी खुद की ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारी क्राफ्ट्समैनशिप, उसको हम सेफगार्ड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट हुई। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ बनती है, सो व्हाट आर GI टैग्स? सो आई एम अज्यूमिंग एवरीवन नोज दैट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ IPR, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, एंड दे आइडेंटिफाई अ गुड एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, कि उस पर्टिकुलर गुड की, उस पर्टिकुलर एंटिटी की कोई क्वालिटी है, कोई रेपुटेशन है, कोई करैक्टरिस्टिक है, उस पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है, टू प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन। तो इंडिया में अराउंड 650 प्लस GI टैग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो वो डाइवर्स कैटेगरीज हैं, चाहे टेक्सटाइल्स हुआ, हैंडीक्राफ्ट्स हुआ, चाहे फूड आइटम्स हुए, एग्रीकल्चर हुआ, तो हर चीज़ के लिए मिलता है। एंड यू शुड नो दिस इज़ नॉट पर्सनल ओनरशिप, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं मिलता IPR, इट इज़ अ कलेक्टिव ओनरशिप। ठीक है, ट्रेडमार्क होता है, ट्रेडमार्क इज़ फॉर अ सिंगल एंटिटी, GI होता है, इट इज़ फॉर कम्युनिटी। अगर आप बात कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट्स की तो आर्टिसंस की, एग्रीकल्चर की तो कल्टिवेटर्स की हो गई। ठीक है, तो एज सच इट कैन नॉट बी सोल्ड टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, आप इसको बेच नहीं सकते, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, इट कैन नॉट बी असाइंड टू अ पर्टिकुलर एंटिटी। सो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ GI टैग्स। अब इंडिया में क्या लीगल फ्रेमवर्क है, ग्लोबली क्या लीगल फ्रेमवर्क है? तो वी हैव एन एक्ट। ठीक है, तो हमारी खुद की एक्ट है, GI एक्ट ऑफ 1999। उससे पहले यू शुड नो दैट इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट अंडर द WTO। तो जब आपने पढ़ा होगा अपना इंडियन इकोनॉमी के अंडर IPRs, तो यू मस्ट हैव रेड अबाउट दिस agreements, and under as
एज बीइंग अ सिग्नेटरी टू दिस एग्रीमेंट, इंडिया ने अपनी 1999 वाली एक्ट को इनैक्ट किया था. एंड दिस एक्ट, दो इट वाज enacted in 1999, it came into force in 2003. तो ये थोड़ी फैक्चुअल डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. एंड दिस लॉ प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई गुड्स, लीगल प्रोटेक्शन एंड पेनल्टीज इन केस ऑफ एनी इन्फ्रिजमेंट एक्सेट्रा. तो इंटरनेशनली एक तो हो गया आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट की बात की मैंने. जीआई प्रोटेक्शन ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम एग्रीमेंट्स लाइक पेरिस कन्वेंशन. तो ये भी आपने पढ़ा होगा, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी 1883, राइट. एंड ट्रिप्स तो मैंने बोल ही दिया 1995. ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज जीआई टैग्स, दे आर नॉट ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. ठीक है, कि इसका ये मतलब है कि अगर इंडिया में प्रोटेक्शन मिला हुआ है, दिस डजंट मीन दैट प्रोटेक्शन इज ऑल्सो इन कंट्रीज लाइक इटली. ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि प्रोटेक्शन हो रहा है तो इंडिया में प्रोटेक्शन हो रहा है, बाहर के देशों में प्रोटेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो और ये कोई नई चीज़ भी नहीं है जो अभी कंट्रोवर्सी हुई है. तो इन द पास्ट ऑल्सो दीज थिंग्स हैव बीन डन. आपने देखा होगा कि मैनी अ टाइम्स बाहर की कंट्रीज हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज़ करती हैं. लाइक इन हमारा जो नीम है, ठीक है, नीम बेस्ड एंटी फंगल प्रॉपर्टी बेस्ड प्रोडक्ट्स. ठीक है, टर्मरिक को लेकर कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, बासमती राइस को लेकर प्रोडक्ट लॉन्च किया है. तो ये बाहर के देशों में होता रहा है एंड हमने बार बार इस चीज़ को लेकर रेज भी किए हैं, डाउट्स क्वेश्चंस रेज भी किए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि पहली चीज़ जो मैं दोबारा रिपीट करूँगा, दीज जीआई प्रोडक्ट्स दे ऑफर डोमेस्टिक प्रोटेक्शन ओनली. ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन कैसे देनी है उस पर वर्क करना है. ठीक है, आपने अपने डोमेस्टिक लॉज तो स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं, उसको इफेक्टिवली आप इम्प्लीमेंट करो, लेकिन इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए देयर नीड टू बी सर्टन मैकेनिज्म्स डिज़ाइन. तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, सो यू कैन सीक बायलेटरल और मल्टीलेटरल रिकॉग्निशन. ठीक है, उसको लेकर आप कुछ स्टेप्स उठा सकते हो. ठीक है, यू कैन ऑल्सो रजिस्टर योर जीआई प्रोडक्ट्स इन फॉरेन जुरिडिक्शंस. ठीक है, और यू कैन ऑल्सो इनकॉर्पोरेट योर जीआई प्रोडक्ट्स इन योर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. तो वहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है जब आप अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हो, राइट. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू कैन अंडरटेक. यस, सो इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत फ्रॉम योर प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू में आपका जीआई टैग्स आ जाएगा. जैसे पहले भी पीवाईक्यूज अगर आपने गो थ्रू किया होगा कि पर्टिकुलर स्टेट से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लेटेस्ट कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है. सो सच थिंग्स यू शुड नो. नेक्स्ट, इंडिया फास्ट ट्रैक्स 52 मिलिट्री सैटेलाइट्स. ठीक है, तो अभी हमें सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, राइट. सो इंडिया इज़ नाउ टेकिंग सिग्निफिकेंट लीप. ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस कितना सिग्निफिकेंट था. कि ठीक है, तो हमारा जो बॉर्डर है, चाहे वो लैंड बॉर्डर है चाहे वो कोस्ट लाइन है, उसकी राउंड द क्लॉक सर्विलेंस के लिए वी शुड हैव अ डेडिकेटेड सैटेलाइट सिस्टम. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, वाई दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप, क्योंकि अब हम अपना स्पेस टेक्नोलॉजी को पिक्चर में लेके आ रहे हैं इन आवर डिफेंस सेक्टर. तो वी आर, ठीक है, तो अभी तक इतना यूज़ नहीं था, तो अब हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस है. तो इसका बस यही इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर फास्ट ट्रैकिंग का कि हम अपनी राउंड द क्लॉक सर्विलेंस रख सकें. ठीक है, नाउ द कैबिनेट लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, सो उन्होंने 2024 में एक प्रोग्राम अप्रूव किया था बाय द नेम ऑफ SBS3. ठीक है, SBS3 प्रोग्राम. ठीक है, इन द ईयर 2024. तो ये आपका सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से पहले की बात है. ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग न्यू जनरेशन सैटेलाइट्स. ठीक है, मिलिट्री सैटेलाइट्स ओवर द नेक्स्ट डिकेड.
ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम के अंडर ही ये 52 सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी एंड द फर्स्ट 21 सैटेलाइट्स, जो पहली 21 सैटेलाइट्स हैं, दैट विल बी डन बाय इसरो। ठीक है। और जो प्राइवेट है आपका, प्राइवेट विल डू 31। ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस सैटेलाइट्स वुड बी डेवलप्ड एंड द डिफेंस स्पेस एजेंसी इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टलेशन। तो ये 52 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टलेशन होगा, तो उसका ऑपरेशनल कमांड, सो इट विल बी मैनेज्ड बाय योर DSA। ठीक है। तो अब आपका चाहे ऑल वेदर कवरेज की बात हो, चाहे डे एंड नाइट कवरेज की बात हो, तो वी हैव टू इंश्योर दैट, राइट। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेप। सो इन द फोकस एरियाज एज वी ऑल नो कि हमारा चाइना की तरफ से रहता है इशू, पाकिस्तान की तरफ से इशू रहता है, देन वी हैव द इंडियन ओशन रीजन। तो तीनों जगहों पर साइमल्टेनियसली वी विल कीपिंग अ सर्वेलेंस, राइट। सो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक तो डिफेंस हो गया, फिर आप टेक्नोलॉजी का भी इस पर कमेंट कर सकते हो कि इट ऑल्सो शोज दैट हाउ इंडिया इज़ अंडरगोइंग अ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। कहाँ हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते थे, अब हम खुद डेवलप कर रहे हैं। एंड थर्डली द प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन। तो यहाँ पर इसरो ओनली 21 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा, डेवलप करेगा, तो बाकी की 31 विल बी डेवलप्ड बाय योर प्राइवेट सेक्टर। तो वो एक इवॉल्विंग थिंग है इंडिया के स्पेस सेक्टर में। ठीक है। सो एंड इवन इन द डिफेंस सेक्टर वी आर रिलाइंग ऑन द प्राइवेट सेक्टर, राइट। Next, so now this is a topic based on geography. So it says that the monsoon covers India early. So what are the factors responsible for this? तो expected ये था कि around 8 July तक the entire country would be covered by, but by June 29 the entire country was covered around 9 days earlier। ठीक है। तो ये एक रेयर फिनोमिनन है, क्योंकि लास्ट से 50-60 ईयर्स में ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी थी। लास्ट 1960 में हुआ था कि पूरी कंट्री जून में ही कवर हो गई हो। सो राइट, सो व्हाट आर द की ड्राइवर्स हियर? सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। वन इज़ लो प्रेशर सिस्टम। तो इंडिया ने 5 लो प्रेशर सिस्टम्स एक्सपीरियंस किए इन द मंथ ऑफ द जून। सो व्हाट आर दीज लो प्रेशर सिस्टम्स? सो देज आर नथिंग बट मैग्नेट्स, moisture magnets। तो जो रेन what these magnets do, they draw the rain bearing winds and accelerate the movement of the monsoon system। ठीक है। तो क्या करते हैं, ये एक तरीके से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। सो वन इज द लो प्रेशर सिस्टम। Second, active MGO phase. So what is this MGO phase? The Madden-Julian oscillation phase. So MGO is a moving system of clouds, rains, rainfall, etc. pressure near the equator. तो अब क्या होता है कि ये जो MGO है, this moving system, it is near the equator and it travels ईस्टवर्ड रहता है। तो जब ये इंडिया की तरफ, इंडिया के पास एक्टिव होता है, तो इट इन्हांसेस द मॉनसून। ठीक है। तो क्यों जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ अ मूविंग सिस्टम ऑफ क्लाउड्स। तो ऑब्वियसली अगर इंडिया के पास है तो क्लाउड कवर को इंक्रीज़ करेगा, मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज़ करेगा, तो इट विल लीड टू अ स्ट्रॉन्गर रेनफॉल। ठीक है। तो इन द मंथ ऑफ जून वी सो एन एक्टिव MGO, सो ऑब्वियसली इट लेड टू enhanced क्लाउड फॉर्मेशन एंड पुशिंग ऑफ द रेनफॉल northwards. So this led to the spread of the monsoon. Third, favorable monsoon trough position. तो अब ये क्या होता है monsoon trough? So it is an elongating low pressure area that is extends from northwest India to Bay of Bengal. ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइन द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। जब आपका मॉनसून ट्रफ का पोजीशन साउथ ऑफ द नॉर्मल होता है, ठीक है, उसके नॉर्मल से साउथ होता है, तो इट हेल्प्स इन ड्रॉइंग द मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम द ओशंस एंड इट हेल्प्स टू इंटेंसिफाई द रेन्स अबव सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया। तो अगर आपका नॉर्मल से साउथ की तरफ है आपका मॉनसून ट्रफ का पोजीशन, तो ऑब्वियसली वहाँ जो ओशन की तरफ होगी पोजीशन, तो वहाँ से ज़्यादा विंड्स आ रही हैं, मॉइस्चर लेके विंड्स आ रही हैं, तो आपका सेंट्रल एंड नॉर्थर्न इंडिया पर ज़्यादा बारिश होगी। तो अभी हमने देखा कि इट वाज साउथ ऑफ इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड अल्टीमेटली इंक्रीज्ड मॉइस्चर था
and rainfall across the regions. Fourth factor is the neutral ENSO. Okay, what is ENSO now? ENSO is your El Nino Southern Oscillation condition. So here there are three things in this ENSO. So in this climate pattern, so one is El Nino, other is La Nina, and third is neutral. ठीक है, तो अब ये क्या करता है? इट डिटरमाइंस द टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस इन योर सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन. तो ये आपने सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में. तो न्यूट्रल एंसो क्या होता है? इट मीन्स दैट द सी सरफेस टेम्परेचर्स आर क्लोज टू द एवरेज. ठीक है, तो इस तरीके का जो न्यूट्रल फेस होता है, तो वो ना रेनफॉल को सप्रेस करता है, ना रेनफॉल को इन्हांस करता है. तो आपका जो मॉनसून है वो एक नॉर्मल स्पीड पे प्रोग्रेस करता है. ठीक है, तो उस वजह से अगर नॉर्मल तरीके से चीज़ चल रही है, तो ऑब्वियसली जो आपका सिस्टम रहेगा वो स्टेबल रहेगा एंड इट विल लीड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल पैटर्न्स. एंड लास्टली न्यूट्रल आईओडी. न्यूट्रल आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन. तो अब ये एक ऐसा क्लाइमेट फिनोमिना है, ड्यू यहाँ पर बात हो रही है अब टेम्परेचर डिफरेंस इन योर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन. ठीक है, तो पहले वाले केस में आपका जैसे ये तो एंसो में क्या था? एंसो में था टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन. यहाँ पर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन. तो यहाँ भी तीन फेज है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड द न्यूट्रल फेज. तो अब न्यूट्रल आईओडी की बात हो रही है, तो न्यूट्रल आईओडी का मतलब है देयर इज़ नो टेम्परेचर सिग्निफिकेंट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू रीजन्स. एज अ रिजल्ट मिनिमल इन्फ्लुएंस ऑन योर मानसून. तो जैसे मैंने बात की थी आपके एंसो की, सेम चीज़ यहाँ एप्लीकेबल है. राइट, सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, तो अगर आपने मॉनसून मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ा हुआ है, आइदर फ्रॉम योर classes or you're from NCRTs, so you must be aware of these factors. Yes, next topic now, agri output shift. Now the Ministry of your Statistics and Program Implementation, now it has released this particular agricultural output report, and it has made a comment on the shifting food habits as well as the consumption patterns. Now let's discuss what are the various features of this report. पहली तो बात करते हैं कि रिपोर्ट है क्या. तो जो आपका NSO होता है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये एक एनुअल रिपोर्ट करते हैं रिलीज. सो दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इट इज़ बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिक्स ऑफ योर 2011 टिल 2023-24. ठीक है, तो क्या डाटा मिलता है इस रिपोर्ट में? सो इट रिलेट्स टू द आउटपुट फ्रॉम योर एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड द एलिड सेक्टर्स, चाहे वो क्रॉप्स हुए, लाइफ स्टॉक हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, फिशिंग हुआ, एक्सेट्रा. तो एट बोथ करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस. तो अब जो रिपोर्ट आई है उससे क्या क्या पता लगता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द GVA, जो आपका ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स है, दैट ग्रू बाय 225% की ग्रोथ दिखाई है. तो अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ फिगर्स, तो अगर 1500,000 करोड़ था, ठीक है, 1500,000 करोड़ इन द ईयर 2011-12, इट हैज़ इंक्रीज टू 4878,000 crores in the year 2023-24. So tremendous increase. So and this is I am talking in terms of current prices. अगर constant prices की बात करें तो it has increased by 54.6%. ठीक है, so one thing is this कि आपका GVA कैसे हुआ है. Second, अगर हम बात करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, so वहाँ भी ड्रामेटिक सर्च देखने को मिला है. ठीक है, आपके GVO में, दैट इज़ द ग्रोस वैल्यू आउटपुट. तो अगर डिफरेंट फ्रूट्स की बात करें तो मैक्सिमम इंक्रीज हैज़ बीन सीन इन द केस ऑफ स्ट्रॉबेरीज, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, परवल एंड पोमेग्रेनेट. ठीक है, तो ये द फिगर्स यू शुड नॉट गो थ्रू, यू शुड नॉट हैव मच फोकस अपॉन. ठीक है, बट एक ट्रेंड पता होना चाहिए आपको. सिमिलरली मशरूम्स, स्पाइसेस, ठीक है, मीट
नाउ विच आर द लूजिंग सेक्शंस, लूजिंग सेक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें सीरियल्स की, सो सीरियल्स हैज़ सीन अ डिक्लाइन इन कंजप्शन एंड इन द आउटपुट शेयर, तो इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द चेंजिंग डाइटरी पैटर्न्स, तो ये एक इम्पोर्टेंट लर्निंग है। देन what are the other trends that are seen, that there has been an increase in the rural fruit consumers, so that increase has been from 63% to 90%, ठीक है, कि आपका रूरल हाउस होल्ड्स अब ज़्यादा फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। नाउ what are the learnings from this report, ठीक है। तो लर्निंग्स कैसे हैं? नंबर वन इम्पोर्टेंट लर्निंग इज दैट देर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम सीरियल्स, क्योंकि ये एक लूजिंग सेक्शन हो गया, टूवर्ड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड मीट, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है? तो ऑब्वियसली दैट दिस मीन्स देर इज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर चेंजिंग, ठीक है। पॉलिसी फोकस, कि अब पॉलिसी का ज़्यादा फोकस इन सेक्टर्स के ऊपर है, एंड ऑब्वियसली द मार्केट इज़ इंक्रीजिंग, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आर इंक्रीजिंग, राइट। एंड इट ऑल्सो शोज दैट एंजल्स लॉ एक इकोनॉमिक्स में लॉ है, सो दैट इज़ इन एक्शन। व्हाट डज दिस लॉ से? इट सेज दैट इफ अ हाउस होल्ड्स इनकम इज इंक्रीजिंग, द प्रपोर्शन स्पेंट ऑन फूड डिक्रीजेज, ठीक है, while the proportion spent on other goods and services, which say luxury items, that will increase, ठीक है। तो जो अब इस रिपोर्ट से लर्निंग मिली है, फाइंडिंग्स हैं जो इस रिपोर्ट की, सो दीज आर कंसिस्टेंट विद दिस एंजल लॉ। तो रूरल एरियाज में जो फूड शेयर था, इट वाज अराउंड 52% इन 2011, नाउ इट हैज़ डिक्लाइन टू 47%, ठीक है। सिमिलरली इन अर्बन एरियाज 42.6% था, नाउ डिक्लाइन टू अराउंड 39%, ठीक है। तो दैट दिस इज कंसेमरेट विद योर एंजल्स लॉ, राइट। Now, this is a new scheme that has been approved by the the cabinet, the employment linked incentive scheme. So, roughly 99,446 crores have been allocated for the this particular scheme, ठीक है। अब क्या है ये? So, आपको पता होगा कि द गवर्नमेंट वांट्स टू जनरेट 3.5 करोड़ जॉब्स इन द नेक्स्ट 2 years, ठीक है। तो उस डायरेक्शन में इट इज़ वन ऑफ द स्टेप्स, and this particular scheme, it was launched in your budget 2024-25 as a part of the 2 lakh crore employment, ठीक है। एंड जो आपका एक पैकेज था, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग पैकेज, तो दैट एम्ड एट सपोर्टिंग 4.1 करोड़ यूथ, तो उसके अंडर दिस एम्बिशियस स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड, ठीक है। नाउ what are the features? Now let's discuss what are the features of this scheme. तो पहला तो इसका ड्यूल फोकस है, तो ड्यूल फोकस नंबर 1 ऑन फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करेगी, एंड इंसेंटिवाइजिंग द एम्प्लॉयर्स, ठीक है, इंसेंटिवाइज द एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो इस पे फोकस रहेगा स्कीम का, एंड दिस पर्टिकुलर स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू जॉब्स क्रिएटेड फ्रॉम August 1, जो आपका ये स्टार्टिंग डेट होगी August 1, 2025 टिल July 31st, 2027, तो 2 साल है, ठीक है। अब 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो हो गया आपका फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर, जैसे मैंने बताया था, तो these employers they should be registered with EPFO, ठीक है। अब इस कंपोनेंट में क्या रहेगा कि जो एम्प्लॉयज़ 1 लाख तक की सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, सो दे विल बी एलिजिबल, ठीक है। तो ईच एलिजिबल एम्प्लॉय ही और शी विल रिसीव 1 month's EPF वेज ऑफ अप टू ₹15,000 in 2 installments,
तो पहला इंस्टॉलमेंट तो आपका आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूस सर्विस रिलीज हो जाएगा, और दूसरा इंस्टॉलमेंट आफ्टर 12 मंथ्स एंड कंप्लीशन ऑफ अ मैंडेटरी फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। तो इसके दो चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल्सो अ पोर्शन ऑफ दिस इंसेंटिव विल बी हेल्ड इन अ सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट और अ डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिस स्कीम जो आपका कंपोनेंट है ए है, दैट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड 1.92 फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये तो आगे हो गया आपका फर्स्ट पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है पार्ट बी। अब इसमें क्या है, सो इंसेंटिव्स विल बी गिवन टू द एम्प्लॉयर्स टू जनरेट जॉब्स, ठीक है। तो हम उन एम्प्लॉयर्स को टारगेट करेंगे जहां आप बूस्ट कर सकते हो जॉब क्रिएशन को, से द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा, सो द एम्प्लॉयर्स विल रिसीव अ मंथली इंसेंटिव फॉर एवरी न्यू एम्प्लॉय हायर्ड, 1,000 फॉर सैलरीज अप टू से 10,000, 2,000 फॉर सैलरीज अप टू 10 to 20,000 के बीच में, 3,000 फॉर सैलरीज अबव ₹20,000 to 1,00,000, ठीक है। और अगर आपका स्टाफ 50 से कम है, ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज़ ऐड करने हैं, और अगर 50 से ज़्यादा है तो यू हैव टू एटलीस्ट ऐड 5 न्यू एम्प्लॉयज़, ठीक है। एंड अगेन इट विल बी एप्लीकेबल फॉर 2 years अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, बट मैन्युफैक्चरिंग के केस में 4 years के लिए एप्लीकेबल है स्कीम, ठीक है। दिस इज ऑल्सो हाईलाइटेड हेयर। एंड दिस पेमेंट मैकेनिज्म विल बी डीबीटी, ठीक है, जो आपका आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसको यूज़ किया जाएगा इन केस ऑफ पार्ट ए। इन पार्ट बी पैन लिंक्ड अकाउंट्स यूज़ होंगे। तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा स्कीम का, सो इट विल फॉर्मलाइज द वर्कफोर्स, ठीक है, इट विल फॉर्मलाइज द वर्कफोर्स। सो बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ वेज सपोर्ट मैकेनिज्म। तो ये स्कीम है जो, इट इज़ जस्ट नॉट अ वेज सपोर्ट मैकेनिज्म, बट ऑल्सो वी आर फॉर्मलाइजिंग द लेबर, वी आर ऑल्सो हेल्पिंग देम बिल्ड देयर स्किल्स, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी का एक कंपोनेंट है, राइट। तो आपका ईपीएफओ का भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो दोनों चीज़ों से क्या हो रहा है, एक तो आपका इनफॉर्मल वर्कर्स आ रहे हैं सोशल सिक्योरिटी नेट में, एंड देन यू आर ऑल्सो स्किलिंग देम, ठीक है। तो it will formalize the workforce, it will empower our youth, and it will also boost the job creation in sectors like manufacturing, services, etc. Yes, so there was one more scheme launched by the cabinet, that was your RDI scheme, that is the research development and innovation scheme. So इसका corpus भी around 1 lakh crore rupees है, and this particular scheme it aims to provide long term financing और refinancing, ठीक है, विद लॉन्गर टीनोर्स, जो आपका टर्म है वो ज़्यादा रहेगा, एट ऑलमोस्ट नील और ज़ीरो इंटरेस्ट रेट्स। तो क्या रीज़न है, टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन दिस रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसको लेकर दिस पर्टिकुलर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड। तो एज यू कैन सी हेयर, सो इट ऑफर्स लॉन्ग टेन्योर, लो और ज़ीरो इंटरेस्ट रेट्स, राइट। Then now there would be a board of the governing board of Anusandhanan National Research Foundation, ठीक है, governing board of ANRF. So that board will be chaired by the Prime Minister, and it will be providing the strategic direction to this particular scheme, ठीक है। Then ये तो आ गया आपका ANRF का गवर्निंग बॉडी की बात हो गई, गवर्निंग बॉडी, ठीक है। देन उसका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ईसी, so that will be approving the scheme's guidelines and recommend second level fund managers, as well as the type of the projects, the scope of the projects under this scheme, ठीक है। thirdly आपका एक EGOS, that is the empowered group of secretaries, they will review the scheme performance and approved sectors, ठीक है। सो हु विल बी द नोडल एजेंसी, सो द नोडल डिपार्टमेंट वुड बी द DST or Department of Science and Technology. And funding, if I talk about funding, so there would be a 2-tiered funding mechanism. At the first tier there will be a special purpose fund created, ठीक है। तो ये भी ANRF के साथ रहेगा, and it will act as a custodian of the funds,
ठीक है। सेकंड लेवल में रहेंगे आपके द फंड्स, दे विल बी एलोकेटेड टू द सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से लोन के रूप में होगा, जो लॉन्ग टर्म कंसेशनल लोन्स, सो वो चीज़ है। थर्ड, इसमें फाइनेंसिंग बाय इक्विटी भी हो सकता है इन द केस ऑफ स्टार्टअप, सो दैट component is also there. So this is how the funding would take place. So these are various features related with this scheme. So basically to boost our competitiveness in newer technologies, future technologies. Yes. नेक्स्ट टॉपिक AI एंड कॉपीराइट लॉ। तो आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सो हाउ डज इट वर्क्स। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर बेसिकली फीडिंग द कॉपीराइट मटेरियल। ठीक है, कि जो भी चीज़ को जिसको कॉपीराइट मिला हुआ है उस मटेरियल को दे आर फीडिंग टू द AI सिस्टम। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी है। तो द US में कोर्ट्स ने सिग्निफिकेंट रूलिंग्स ली हैं इस चीज़ को लेकर कि वेदर आप जब अपने AI सिस्टम को, AI मॉडल को कॉपीराइट मटेरियल फीड कर रहे हो, क्या वो एक थेफ्ट है, वेदर इट इज़ अ थेफ्ट। ठीक है, सो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट AI मॉडल्स लाइक ChatGPT, जेमिनी। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करते हैं। तो डाटा सेट होता है, लाइक आपकी बुक्स हुए, आर्टिकल्स हुआ, इंटरनेट कंटेंट हुआ, तो ये सारा इनको फीड किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो अब US के कोर्ट में लॉ सूट्स फाइल किए गए कि ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट है। ठीक है, तो अब उस चीज़ को लेकर रूलिंग आई है। सो पहला केस है, सो व्हाट इज दिस केस, द फर्स्ट वन इज राइटर्स वर्सेस एंथ्रोपिक। सो इन दिस केस द कोर्ट हैज़ रूल्ड इन द फेवर ऑफ AI डेवलपर। ठीक है, क्या बोला है कि जैसे कि मैंने बताया, राइटर्स ने कहा था हमारी मिसयूज़ हुई हैं कॉपीराइटेड बुक्स। कोर्ट ने कहा है कि दिस AI ट्रेनिंग वाज ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इट फॉल्स अंडर फेयर यूज़। ठीक है, तो व्हाट डज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर यूज़ मीन, क्या है ये डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर यूज़। सो दिस डॉक्ट्राइन ऑफ फेयर यूज़ मीन्स दैट लिमिटेड यूज़ ऑफ कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट परमिशन ऑफ द कॉपीराइट होल्डर इज अलाउड। ठीक है, किस पर्पस के लिए, से फॉर क्रिटिसिज्म, कमेंटिंग, न्यूज़ रिपोर्टिंग, टीचिंग, स्कॉलरशिप, रिसर्च एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब जो उनके कोर्ट है उन्होंने ये रूल किया है, दिस प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेटिव इन द नेचर, कि AI ने कुछ नया आपका रिप्लेस नहीं किया ओरिजिनल वर्क को, उसने कुछ रेप्लिकेट नहीं किया ओरिजिनल वर्क को, उसने फंडामेंटली इट हैज़ यूज्ड दैट। ठीक है, फॉर से टीचिंग पर्पस, फॉर रिसर्च पर्पस, ऐसे यूज़ किया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड, द राइटर्स वर्सेस मेटा। ठीक है, तो इस वाले केस में जो आपकी मेटा कंपनी है, फेसबुक वाली कंपनी है, तो उसको स्यू किया था ऑथर्स ने दैट दे आर यूजिंग देयर टेक्स्ट टू ट्रेन देयर AI मॉडल। तो कोर्ट ने अगेन इट हैज सेड दैट देयर इज नो प्रूवन मार्केट हार्म। ठीक है, उन्होंने मेटा के पक्ष में ही अपना रूलिंग दी है एंड साइमल्टेनियसली ये भी बोला है दैट येस द क्रिएटर्स कैन बी कंपनसेटेड। ठीक है, कि चाहे आपका जो करंट यूज़ है, जो आप यूज़ कर रहे हो, इट क्वालिफाइज एज फेयर यूज़, फिर भी यू शुड फाइंड वेज टू कंपनसेट द ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स एज वेल। ठीक है, तो आपने इंडिया के केस में, अगर हम इंडियन केस की बात करें, तो इंडिया में भी दिस न्यूज़ एजेंसी बाय द नेम ऑफ ANI, सो इट मूव्ड टू कोर्ट इन 2024 अगेंस्ट एन AI कंपनी दैट इज़ द OpenAI विच इज़ बिहाइंड ChatGPT। ठीक है, तो बाकी कंपनीज भी मूव कर रही हैं। तो सेम चीज़ है कि हमारा डाटा यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो दीज लीगल लैंडस्केप, लीगल जो आपके लॉ सूट्स हैं, सो दे आर कंटिन्यूइंग, बार बार ये फाइल किए जा रहे हैं इन द कोर्ट। तो बट कोर्ट की रूलिंग सिग्निफिकेंट है बिकॉज फर्स्ट इट शोज दैट येस द मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव यूज़।
ठीक है। बट जो चीज़ रह रही है दैट इज़ नंबर 1 कि कंपनसेशन क्या दिया जाए, कंपनसेशन क्या मिलेगा। सेकंड, इज़ इट एथिकल, इज़ इट एथिकल, विदाउट परमिशन आप कर रहे हो, उनकी राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे हो, वेदर इट इज़ एथिकल। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी भी हैं, सो दैट नीड टू बी रिजॉल्व। Next, so Prime Minister, so our Prime Minister is on a 5-nation visit from July 2 to July 9th, ठीक है। तो फ्रॉम घाना, TNT दैट इज ट्रिनिडाद एंड टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्टेप टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग और इंडियाज़ ग्लोबल साउथ आउटरीच, ठीक है। अभी आपका ऑपरेशन सिंदूर से भी आप इसको लिंक कर सकते हो, उसके बाद इंडिया ने जो स्टेप्स उठाए हैं ग्लोबल आउटरीच को लेकर उससे भी लिंक कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट घाना, ठीक है। तो यहाँ पर सो इट इज़ अ फर्स्ट बायलैटरल ट्रिप बाय इंडियन PM टू घाना इन ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स, ठीक है। तो why it is significant, because India is the largest destination for Ghanaian exports। तो घाना से जो भी एक्सपोर्ट्स आते हैं तो इंडिया नंबर 1 पोजीशन पे है। एंड व्हाट कंपोनेंट इज द मोस्ट, गोल्ड, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट दैट इन द गोल्ड मेक्स अप ऑफ 70% ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट फ्रॉम घाना, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो vaccine manufacturing hub and digital initiatives after the COVID era, so that can highlight India's soft power। Then there is also presence of China। तो चाइना का जो प्रेजेंस है वेस्टर्न अफ्रीका में उसको काउंटर करने के लिए, यूरोपियन यूनियन का जो प्रेजेंस है उसको काउंटर करने के लिए, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू द विजिट इज़ इम्पॉर्टेंट। So I will be giving just an overview. You should go in detail, so please refer to the IS Gyan website or the FT Plus website for in-depth study related to in these visits to individual countries। तो वहाँ पर वो अच्छे से डिटेल में कवर हुआ है। Next, TNT visit, so this also marks his first visit to TNT and also the first visit by Indian Prime Minister in over 2 decades। तो अब यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर हमारा डायस्पोरा ऑलमोस्ट 45%, ठीक है। जो कैरिबियन आइलैंड्स में जो हमारा डायस्पोरा है 45, लगभग 45% उसमें उसका TNT में रिसाइड करता है। बोथ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, दे आर ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। And this visit also commemorates the 180 years since the arrival of Indian immigrants in TNT, राइट। इससे पहले आपने अगर इफ़ यू रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर मेड विजिट टू गुयाना, ठीक है, नवंबर में, लास्ट नवंबर 2024। तो वो भी एक कैरिबियन नेशन है, तो वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर विजिटेड। सो दिस शोज़ कि इंडिया कितना इस पर्टिकुलर रीजन को, कैरिबियन रीजन को अपना स्ट्रैटेजिक अफेयर्स में इम्पोर्टेंस दे रहा है, राइट। Third, Argentina. So this visit is very significant to the South American nation because first stand-on prime minister to visit in 57 years, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एज यू ऑल नो क्रिटिकल मिनरल्स पर अब कितना फोकस है, क्रिटिकल मिनरल्स, एंड दिस पर्टिकुलर कंट्री कैन सप्लाई अस लिथियम। हमारी ग्रीन एनर्जी के एस्पिरेशंस इतनी ज़्यादा हैं, सो Argentina can provide us that particular mineral। Apart from this, India is ranked as Argentina's 5th largest trading partner, ठीक है। So that is important, but यहाँ पर थोड़ी सी political instability चल रही है under the Prime Minister, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा consistency maintain करना difficult है। Next, ब्राज़ील। तो यहाँ पर ब्रिक्स का समिट है, right, and we all know that how important is Brazil, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में अगर हम बात करें इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर तो वो ब्राज़ील ही है, यस। और इन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स ब्राज़ील, ब्रिक्स, तो यू ऑल नो द सिग्निफिकेंस। लास्टली नामीबिया, ठीक है। सो नामीबिया इज़
अगेन द करंट प्राइम मिनिस्टर्स फर्स्ट विजिट टू दिस पर्टिकुलर नेशन. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट एज यू ऑल नो द चीता ट्रांसलोकेशन. ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर द विजिट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. राइट, तो यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा डिजिटल डिप्लोमेसी के ऊपर. वी विल बी लॉन्चिंग द यूपीआई एंड द एनवायरमेंटल सॉफ्ट पावर, दैट इज़ द कंजर्वेशन रिलेटेड डिस्कशंस ऑन दिस चीता ट्रांसलोकेशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो अब इन 8 दिनों में द प्राइम मिनिस्टर इज टेकिंग दिस 5 नेशन टूर एंड इट विल कवर 3 कॉन्टिनेंट्स. तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारा फोकस अब ग्लोबल साउथ की है, कि जो भी हमारे पोस्ट कॉलोनियल डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें हम उनको लीड करना चाहते हैं. वी आर इट इज़ शोइंग इंडिया इज़ आउट रीचिंग टू देम. ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू बिकम अ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ. यस, नेक्स्ट. So Madras High Court quashes a 2011 phone tapping order. So in this particular news item, so what this High Court has done is that Union Ministry of Home Affairs, they issued a order related to phone tapping in the year 2011. So the court has said that this particular order it violated the fundamental rights to privacy, that is your Article 21, right? So this phone tapping, it was done without a public emergency or public safety justification. ठीक है, तो अब हमारे अगर हम बात करें जो सर्विलेंस की बात करें, सो this was authorized in 2011 under 2 acts. One is your Indian Telegraph Act of 1885. ठीक है, उसमें एक सेक्शन 5(2) है दैट अलाउज इंटरसेप्शन ओनली इन द केस ऑफ पब्लिक एमरजेंसी और सेफ्टी. ठीक है, सेकंड इंडियन टेलीग्राम रूल्स ऑफ 1951. सो उसका एक रूल है 49. अंडर दैट इफ देर इज एन एलिगेशन ऑफ ब्राइब ऑफ ₹50 लाख टू एन इनकम टैक्स ऑफिसर, तो वहाँ पर भी आप सर्विलेंस कर सकते हो. तो apart from this, in the year 1997 Supreme Court PUCL versus Union of India case said that phone tapping must follow strict safeguards. ठीक है, in the Puttaswamy case of 2017, privacy is a fundamental right. And in the Maneka Gandhi 1978 case, that any law that is infringing, that is impacting the fundamental rights, it should be just, fair and reasonable. ठीक है, जस्ट फेयर एंड रीजनेबल. सो दीज आर सम ऑफ द लीगल बैकिंग्स रिलेटेड टू दिस फोन टैपिंग. ठीक है, तो अब सीबीआई ने क्या कहा था इस प्रेजेंट केस में, दैट दिस पर्टिकुलर टैपिंग वाज नेसेसरी टू अनकवर अ ब्राइब. ठीक है, तो उन्होंने कहा था दैट 50 लाख प्लस ब्राइब वाज रिकवर्ड फ्रॉम दिस अक्यूज्ड. तो अब कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट ने ये कहा है कि द पैटिशनर ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ द सीजर एंड एज अ रिजल्ट द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 5(2) जिसकी मैंने बात की थी, इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड टू एकोमोडेट द सीक्रेट क्राइम डिटेक्शन. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रूलिंग ऑफ द सुप्रीम द कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या किया है, इट हैज़ अफर्म्ड द जुडिशरीज रोल इन प्रोटेक्टिंग सिविल लिबर्टीज़. ठीक है, पहली चीज़ एंश्योरिंग स्टेट अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ सर्विलांस. तो एक तरीके से प्रो सिटीजनरी, प्रो राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, उस डायरेक्शन में सो दिस पर्टिकुलर कोर्ट हैज़ गिवन द रूलिंग. राइट, yes, can the Supreme Court hold an act passed by the state? ठीक है, so this is the now what is the context of this particular news item, that in the
Nandini Sundar and others versus the state of Chhattisgarh case, the Supreme Court, it has dismissed a contempt petition against the state of Chhattisgarh for enacting a act, that is the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Forces Act of 2011. तो पैटिशनर्स ने क्या बोला था कि पैटिशनर्स ने बोला था कि जो स्टेट है, द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, इट हैज़ वायलेटेड द 2011 ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो बोलता था कि आप एसपीओज को एंटी मायोस्ट ऑपरेशंस में यूज़ नहीं कर सकते. एसपीओज आर स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आपका 2011 में आपको याद होगा, देर वॉज ग्रुप्स लाइक सल्वा जुदूम, कोया कमांडोज एक्सेट्रा. तो उसके टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को कि आप ये एसपीओस को यूज़ नहीं करोगे. ठीक है, तो अब क्या हुआ, consequent to this ruling, the Chhattisgarh government, it enacted this Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Forces Act of 2011. ठीक है, तो अंडर दिस एक्ट नाउ auxiliary force would be constituted to aid and assist the security forces in maintenance of public order etc. तो एक तरीके से उन्होंने फ्रेश लो लिया है. ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अब ये पिटीशन दायर की गई जी. अब ये पैटिशनर्स ने बोला कि गवर्नमेंट ने ये लॉ ले आए एंड लॉ इज़ नॉट इन सिंक विद द रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो कंटेम्प्ट को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है नहीं, उन्होंने सब हमारी 2011 की डायरेक्टिव्स थी उसको अच्छे से कंपाइल किया है एंड इट इज़ अ फ्रेश लॉ, इट इज़ नॉट अ कंटेम्प्ट. ठीक है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डज नॉट, अब आपने एक नया, मैंने एक रूलिंग दी, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि मैंने एक रूलिंग दी है. ठीक है, तो अब आपने उस रूलिंग को लेकर कोई लॉ लेके आ गए हो. ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉ ले आए हो तो वो कंटेम्प्ट हो गया. नो, अगर वो वैलिड लॉ है तो इट इज़ अ फ्रेश लॉ. ठीक है, इट इज़ अ फ्रेश लॉ एंड इट डजंट मीन इट इज़ अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हैड सेड दैट इट कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉज बट इट कैन नॉट obstruct द लेजिस्लेटिव इंटेंट. ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है ऑब्वियसली वी विल ट्रीट इट एज नल एंड वॉइड, लेकिन अगर वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स है तो ऑब्वियसली द लेजिस्लेशन कैन पास सच लॉज. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रूलिंग. Next, so Niti Aayog has recently made a comment. It has proposed measures to double the India's chemical exports by 2030. ठीक है, so 44 billion at present to 80 billion dollars by 2030. So that is the proposal that in Niti Aayog has set. So if I talk about India's chemical industry, so India is the 6th largest global producer and it is contributing to almost 7% of the GDP. ठीक है, and it is mostly concentrated in western regions like Maharashtra, Gujarat, साउथ में आपका तमिलनाडु एंड ईस्ट में वेस्ट बंगाल है. ठीक है, सो आवर गोल इज़ टू रीच 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री साइज बाय 2040. ठीक है, तो अब आपके इसमें नीति आयोग ने क्या प्रपोजल दिया है. सो नीति आयोग हैज सेड सो यू शुड डेवलप केमिकल क्लस्टर्स नियर द पोर्ट्स. ठीक है, सेकंड, अपग्रेड द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो लॉन्च स्कीम ऑन द लाइन्स ऑफ PLI लाइक सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स. ठीक है, देन your focus should be on specialty chemicals rather than bulk chemicals. Focus on specialty chemicals and raise the global value chain share from 3.5 to 6%. Yes, and also you should identify those particular hindrances which are troubling your supply chain like China does. ठीक है, तो identify the supply chain choke points. ठीक है, तो अगर आप बात देखोगे तो फोकस इज़ मोर ऑन पोर्ट्स. तो यहाँ पर पोर्ट लेड डेवलपमेंट पे फोकस है, स्पेशल केमिकल्स के ऊपर फोकस है. ठीक है, थर्ड, सप्लाई चेन के ऊपर फोकस है, सप्लाई चेन. ठीक है, सो मेंस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पर आपको केमिकल सेक्टर के बारे में हमारा प्रेजेंट क्या है एंड द वेज दैट
we can boost our sector. So those you should know as proposed by the Niti Aayog. तो अभी ये नेक्स्ट टॉपिक, दिल्लीज फ्यूल बैन ऑन ओल्डर व्हीकल्स दो इट हैज़ बीन रिवॉक्ड नाउ. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो भी डीजल व्हीकल्स which were 10 years or older and the private petrol vehicles which were over 15 years, तो उन पे दिल्ली ने बैन कर दिया था. सो यू कैन नॉट यूज़ दोज व्हीकल्स. तो उसको लेकर देर वॉज अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई. वाई देर इज़ अ ह्यू एंड क्राई? बिकॉज कि आप ये देखो, आपके पास एक व्हीकल है विच इज़ डीजल व्हीकल विच इज़ 11 years ओल्ड एंड यू हैव मेंटेन्ड इट, ठीक है, और आप जब उसके टेस्ट करते हो सो इट इज़ शोइंग दैट येस इट इज़ विद इन द लिमिट्स, इट इज़ एज पर द स्टैंडर्ड्स, ठीक है. तो एक वो वेल मेंटेन्ड व्हीकल है. So, but वो 11 year old and simultaneously there is a vehicle which is 6 year old and not properly maintained, highly polluting in nature, not meeting the test etc. तो ऐसे केस में आप कैसे एज के बेसिस पे you are deciding that this vehicle is environmentally friendly or not. तो बेसिक ये है इस इशू को लेकर, कंट्रोवर्सी को लेकर. तो ये बोला जाता है कि जो भी BS6 से पहले वाले व्हीकल्स हैं सो दे लीड टू हायर एमिशंस, ठीक है. तो हायर एमिशंस मतलब पोल्यूटिंग इंडस्ट्री, ठीक है. सो मेजर पोल्यूटर एंड वी ऑल नो दैट दिल्ली में कितना एयर पोल्यूशन का इशू रहता है, राइट. तो अगर हम बात करें अब लीगल इस चीज़ के लेकर पहले क्या बैकग्राउंड रहा है. सो इन द ईयर 2015 द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इट हैड बैंड इन दिल्ली दीज व्हीकल्स, डीजल व्हीकल्स ओल्डर दैन 10 years एंड द पेट्रोल व्हीकल्स ओल्डर दैन 15 years फ्रॉम ऑपरेटिंग और बीइंग रजिस्टर्ड इन द NCR, दिल्ली NCR रीजन. तो ये NGT ने 2015 में कर दिया था, उन्होंने रूलिंग दे दी थी. एंड इन 2018 the Supreme Court upheld this directive of NGT and that these vehicles, if they are violating these directives, these should be impounded. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सपोर्ट किया था, ठीक है. अब 2023 में दिल्ली गवर्नमेंट ने दे फ्रेम्ड गाइडलाइंस अंडर द मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड द रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी वैल्यूज. सो RS जो आपका VF रूल्स हैं उसके अंडर द गाइडलाइंस वर फ्रेम्ड इन द ईयर 2023, ठीक है. और जो अब 2025 की रूल्स हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स ऑफ 2025, इफेक्टिव April 1 दे मैंडेट स्क्रैपिंग विद इन 180 days, ठीक है. और आपका जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है, जो 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट है, तो उसमें प्राइवेट व्हीकल्स दे आर द रजिस्ट्रेशन इज़ अलाउड फॉर 15 years. उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, टेस्ट होता है व्हीकल का ऑन द बेसिस ऑफ दैट. और आपका साइमल्टेनियसली जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1999 है, आफ्टर एक्सपायरी व्हीकल इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज वैलिडली रजिस्टर्ड, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती रजिस्ट्रेशन, ठीक है. तो अब यहाँ से लर्निंग क्या निकल के आती है, दैट दिस इज़ नॉट अ सिल्वर बुलेट कि आपने व्हीकल्स को बैन कर दिया तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी. नो, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, ठीक है. तो हमारा क्या फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए दैट हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपने को एक्सपैंड करें, उसको स्ट्रेंथन करें, एनकरेज करें लोगों को यूज़ करने को. देन वी हैव स्ट्रिक्ट PUC चेक्स, ठीक है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक्स, दैट शुड बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड. देन क्लीन, आवर फोकस शुड बी ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीनर फ्यूल्स. तो इन साइमल्टेनियसली इन चीज़ों को, इट इज़ नॉट अ पैनिशिया कि बैन कर दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नो, ठीक है. तो फोकस शुड बी कि इट इज़ ओनली वन ऑफ द स्टेप्स, और वहाँ पर भी द स्टेप नीड्स टू बी ट्वीक्ड कि लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है. अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा किसी ने 85 lakhs की कार थी 2 lakhs में बेच दी, थ्रो अवे प्राइसेस पे बेच दी. सेकंड, देयर वाज आल्सो कंट्रोवर्सी दैट देयर इज़ अ माफिया ऑपरेटिंग,
ठीक है, कि दे आर हैंड इन ग्लव्स विद द गवर्नमेंट एंड जानबूझ के ऐसी स्कीम लाई गई है कि ये सारी जो व्हीकल्स हैं, ओल्डर व्हीकल्स, दे गो टुवर्ड्स द स्क्रैप माफिया। तो वो भी कंट्रोवर्सी का एक रीज़न था, राइट। नेक्स्ट, now the other controversy is related to the ISFR 2023 एंड द फॉरेस्ट राइट एक्ट्स। तो यहाँ पर ये हुआ है कि ISFR जो आपकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, उसने ये कमेंट किया है दैट द नेगेटिव चेंज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज़ पार्टली ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने स्ट्रांगली रिब्यूट किया। ठीक है, तो व्हाट वर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस 18th बाइनियल असेसमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि देयर वाज अ मेजर ड्रॉप इन द कंट्रीज डेंस नेचुरल फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो द कंट्री लॉस्ट अराउंड 1200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मिड डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, और अगर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बात करें तो इंडिया लॉस्ट अराउंड 64 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, dense forest and 416 kilometer mid dense forest. And the reasons cited were there was human encroachment, natural calamities like storms, landslides, etc. And one more reason that was given, the titles given to the beneficiaries under the Forest Right Act. ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट में क्या होता है, हम जो हमारे फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी जो राइट्स हैं फॉरेस्ट को लेकर, उनको रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, दैट दे शुड हैव अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस इन द फॉरेस्ट फॉर 3 generations, दैट इज 75 years बिफोर December 13, 2005। तो ये एक फैक्चुअल डिटेल है दैट यू शुड नो। सो दीज राइट्स दे आर वेस्टेड इन द ग्राम सभा, ठीक है, SDLC और द DLC। ठीक है, तो नाउ दिस पर्टिकुलर राइट इट डज नॉट परमिट फ्रेश इंक्रोचमेंट्स। जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग राइट्स हैं सिर्फ उन्हीं को मान्यता मिलेगी, नई राइट्स को नहीं मिलेंगी, राइट। तो आपका जो ग्राम सभा होता है वो इनिशिएट करता है प्रोसेस डिटर्मिनिंग द नेचर ऑफ द राइट्स। फिर आपका जो SDLC दैट इज सब डिविजनल लेवल कमेटी उसको एग्जामिन करता है जो ग्राम सभा ने रेजोल्यूशन पास किया, एंड फाइनली DLC दिस इज डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उसको फाइनल अप्रूवल देता है। तो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्या बोला, दैट देयर इज़ नो एक्सप्लिसिट लिंक। ठीक है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस, हमने ग्राउंड वेरिफिकेशन कुछ नहीं किया है। ठीक है, सो इवन द योर सिविल राइट्स ग्रुप जो आपकी सिविल सोसाइटी है उसने भी इसको रिब्यूट किया है, दैट दे आर अंडरमाइनिंग दिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इज अंडरमाइनिंग द ट्राइबल राइट्स। ठीक है, सो इट हमें क्या लर्निंग निकल के आती है, हमारे लिए लर्निंग निकल के आती है दैट देयर इज़ अ वेरी डेलिकेट बैलेंस बिटवीन ट्राइबल राइट्स वर्सेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये एक ऑफन इग्नोर्ड डिलीमा है। ठीक है, सो इट ऑल्सो शोज दैट देयर शुड बी अ साइंटिफिक बैकिंग। अगर आप कोई रिमार्क दे रहे हो, ठीक है, तो उसके पीछे एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। So evidence based policy making, so that is required. Also interministerial coordination is required. So यहाँ पर एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। नेक्स्ट, yes, so there was other news like एनिमल एंड प्लांट डिस्कवरीज ऑफ 2024। तो इंडिया ने ऑलमोस्ट 683 न्यू फोनल स्पीशीज़ एंड 433 फ्लोरा स्पीशीज़ ऐड की हैं इन द ईयर 2024। सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नेम्स दैट यू शुड नो। ठीक है, देन इंडियन एनर्जी स्टैक, सो दिस मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ लॉन्च्ड दिस। सो दिस विल बेसिकली बी अ यूनिफाइड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियाज एनर्जी सेक्टर। तो आपका रियल टाइम डाटा शेयरिंग, APIs etc. for energy management for consumers and services etc. will be provided by this Indian energy stack. ठीक है,
देन एट सी ऑब्जर्वर मिशन, ठीक है, एट सी ऑब्जर्वर मिशन. सो दिस पर्टिकुलर मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द क्वाड नेशंस, जो कोस्ट गार्ड ऑफ इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम अपनी मैरीटाइम जो सिक्योरिटी और इंटरऑपरेबिलिटी है इन द इंडो पैसिफिक ओशन उसको स्ट्रॉन्ग करें. ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन ऑफिसर्स, 2 women officers from each country, they will be embarked upon the US Coast Guard Qatar State Run. ठीक है, जो अभी गोम में सेल कर रहे हैं तो उस पर रहेंगे. एंड इट विल हेल्प इन इन्हांसिंग द जॉइंट रेडीनेस, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा. ठीक है, सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है. देन INS उदयगिरी, सो दिस वाज इन द न्यूज़. तो ये अभी डिलीवर हुआ है इंडियन नेवी को. सो इट इज़ द सेकंड अमंग द 7 प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स विच आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द MDSL इन कोलकाता. ठीक है, जो आपकी शिवालिक क्लास थी, दैट इज़ द P-17, उसका फॉलो ऑन है. ठीक है, यस. Then INS Tabar, this was in the news. So INS Tabar, which is a तलवार क्लास फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी. तो ये रशिया ने बनाया था इंडिया के लिए इन द ईयर 2004. इट वाज गिवन टू इंडिया. तो अभी ये गल्फ ऑफ ओमान में एक फायर ब्रोक आउट हुई थी ऑयल वेसल में. तो इंडियन नेवी के INS टबर ने क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया था. So this is why it was in the news. Next, sea flood platform. So the Union Ministry of Jal Shakti, it has inaugurated the sea flood platform. So basically it is a unified inundation forecasting system. तो आपका जो CDAC है, Center for Development of Advanced Computing, CWC, that is the Central Water Commission, आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एक्सेट्रा, सब ने मिलके इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को लेके आए हैं. So this particular platform, it will provide 2 days advanced forecast for inundation up to the village level, right? So that is the significance in case of flood control. Then financial fraud risk indicator. ठीक है, so RBI has directed all the banks, be it SCBs, small financial banks, payment banks, etc., that they will be integrating this indicator in their systems. ठीक है, तो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ दिस टेलीकम्युनिकेशंस, DIU, दैट इज़ योर डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट. सो इट इज़ अ रिस्क बेस्ड मैट्रिक दैट क्लासिफाइड्स मोबाइल नंबर टू हैव बीन एसोसिएटेड विद मीडियम, हाई और वेरी हाई रिस्क ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड. ठीक है, तो जो डाटा मिला है इस DIU के पास, जितना डाटा है उनके बेसिस पे उन्होंने ये इंडिकेटर किया है. एंड इट विल बी classifying mobile numbers into these categories. Reclaim framework. So coal ministry ने ये framework launch किया on 4th of the July. So it is a community engagement and development framework for mine closures. ठीक है, तो हर एक, ये एक एक्रोनिम है. R का मतलब रीच आउट, E का मतलब एनविजन, C का को डिज़ाइन, L का लोकलाइज, A का एक्ट, I का इंटीग्रेट, M का मेंटेन. ठीक है, तो it is a structured guide for the inclusive community engagement and development through mine closure and post closure phases. ठीक है, Saksham 3000. So Ministry of Communications and Rural Development, they have launched this high capacity Saksham 3000 system. तो it is a high capacity 25.6 Tbps system suitable for the modern data centers. ठीक है, तो इट इज़ अ रूटर, इट इज़ बेसिकली अ रूटर डाटा सेंटर स्विच कम रूटर सिस्टम. ठीक है, एंड इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द CDOT, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, राइट. Lastly, 3x35 initiative, this has been launched by WHO, and this initiative urges country to raise the real prices on tobacco, alcohol and sugary drinks by at least 50% by 2035. ठीक है, तो एक तरीके से हेल्थ टैक्सेस को आप यूज़ कर रहे हो टू रिड्यूस द हार्मफुल कंजप्शन. Let's quickly take 2 questions now. So first is related to the recent Gini related coefficient report.
that the World Bank has said. So it says that India has been ranked as fourth most income equality country globally according to World Bank report. To what extent can this be attributed to government policy interventions over the last decade? Critically examine. So here, first of all, in the introduction you will be starting with India's Gini index score. ठीक है, जो recent report आई है तो it says it is 25.5. So it is the fourth most income equal country. So आप you can name those countries here. ठीक है, in the intro आप वो countries को बता सकते हो. 3 countries के नाम, that is the स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस, वो आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, 3 countries. Then it also shows that this particular report has highlighted a reduction in extreme poverty from 16 to 2% in 2011 to 2.3 in 2022. तो ये भी दिखा रहा है कि there is a significant socio-economic transition. तो अब आपने कमेंट करना है in the body on the government initiatives. तो एक एक करके इनिशिएटिव्स लेने हैं आपने. सो स्टार्ट विद डीबीटी. ठीक है, डीबीटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या बेनिफिट रहा है. देन यू कैन टॉक अबाउट पीएम GKAY. ठीक है, तो कैसे फूड ग्रेन्स का प्रोवाइड किए गए, फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए इन द टाइम्स ऑफ कोविड. देन यू कैन टॉक अबाउट आयुष्मान भारत. ठीक है, आयुष्मान भारत के बारे में बात कर सकते हो कि कैसे लो इनकम फैमिलीज़ को वी आर प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा है. देन यू कैन टॉक अबाउट स्टैंड अप इंडिया. ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट PM विश्वकर्मा योजना. ठीक है, उसकी बात कर सकते हो, मनरेगा की बात कर सकते हो. देन after having commented on the various initiatives and their positive impact, you can also mention regarding because it says critically examine. तो critical examine में आप लेके आ सकते हो what are the challenges that remain. तो वहाँ पर आप mention कर सकते हो like income generation quality, कि इनफॉर्मल सेक्टर में इनकम जनरेशन क्वालिटी क्या है, क्वालिटी. ठीक है, फिर वेल्थ इनइक्वालिटी ये आप कमेंट कर सकते हो. ठीक है, ऑल्सो यू कैन मैंशन अबाउट रीजनल डिस्पैरिटी. ठीक है, जेंडर गैप. तो ये सारे कमेंट यू कैन डू इन द क्रिटिकल एनालिसिस. फाइनली अ लिटिल बिट अबाउट वे फॉरवर्ड यू कैन मैंशन इन द कंक्लूजन. So simple question, if you know related to what the findings of the recent report are. So last question for today, that is India opposes the amendments to plant treaty over sovereignty claims. तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है. तो so the question says India's opposition to proposed amendments to the International Plant Treaty highlights the tension between global frameworks and national sovereignty. Discuss the implications of such treaties on farmers' rights and federalism in India. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अगेन द फॉर्मेट वुड बी द सेम, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन. तो इंट्रो में आप सबसे पहले बताओगे कि कंटेक्स्ट क्या है. तो इंडिया ने अपोज किया अमेंडमेंट्स टू द इंटरनेशनल ट्रीटी. ठीक है, तो जो नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं पेरू में, उसको लेकर जो अमेंडमेंट्स हुई थी उसको इंडिया ने अपोज किया. तो कोर कंसर्न क्या है कि इंडिया की जो सीड सॉवरेनिटी है, फार्मर राइट्स हैं, फेडरल ऑटोनॉमी है, वो सब डाइल्यूट हो सकती हैं बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट्स. वाई? बिकॉज दिस ट्रीटी मैंडेट्स अनरिस्ट्रिक्टेड शेयरिंग ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. तो ये सब आप मेंशन करोगे इन द इंट्रोडक्शन, दैट इज़ द कंटेक्स्ट, राइट. देन इन द बॉडी, अब अगर हम बॉडी की बात करें, सो व्हाट आर द कंसर्न्स. तो अब यहाँ पर आप थोड़ा डिटेल में बताओगे कि जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट इट एक्सपेंड्स एनेक्स्चर 1, ठीक है, ऑफ द ट्रीटी टू इंक्लूड ऑल प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर अंडर द मल्टीलेटरल सिस्टम. ठीक है, तो इससे क्या होगा, दिस वुड ओवरराइड नेशनल डिस्क्रिशन इन शेयरिंग द जर्म प्लाज्म. जो जर्म प्लाज्म होता है उसको शेयरिंग में इंडिया का कोई खुद का नेशनल डिस्क्रिशन नहीं रहेगा. एंड दिस विल लीड टू डाइल्यूटिंग ऑफ द फार्मर्स राइट. तो हमारी जो एक्ट है, यू कैन मेंशन अबाउट दैट एक्ट, PPVFR एक्ट ऑफ 2001.
ठीक है, जो प्लांट इंडियाज़ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट है, तो इट इज़ not in sync with this particular act, right? So that you can mention. So what are the broader implications you can highlight? Like India can lose control over its indigenous genetic resources, traditional knowledge उसको lose कर सकता है. This particular move, it can benefit the foreign commercial breeders instead of the local cost saving seed saving communities, ठीक है. Then it also undermines the equitable benefit sharing frameworks, बायोप्रोस्पेक्टिव पोटेंशियल इंडिया का डिक्रीज हो सकता है. सो दीज आर द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस. और अगर हम बात करें फेडरल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस की, तो जैसे एग्रीकल्चर इट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है. तो स्टेट्स लाइक केरला वो बोल रही हैं कि सेंटर कैसे यूनिलेटरली नेगोशिएट कर रहा है इस पर्टिकुलर इशू को लेके. So that is also raising doubts, raising questions on the center-state coordination. So you can point out that also, center-state coordination. ठीक है, that you can highlight. ठीक है. Finally, in the conclusion, that you have to mention that there is a need to respect the national sovereignty and grassroots rights also. तो इंडिया का जो स्टैंड है वो फर्मली उसी चीज़ की दर्शाता है, दैट देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस आवर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस विद आवर डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़. ठीक है. सो यू विल बी हाईलाइटिंग अपॉन दैट, राइट? So these are the topics that I wanted to discuss for this week. Okay, so in the next video we will be taking the week 2 current affairs. Thank you.